मेरे सभी प्रिय दोस्तों को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आशा करता हूँ सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जो हमने करंट अफेयर्स की श्रृंखला चला रखी है उसके मैंने 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, 2 वीडियोस, और ये हमारा वीडियो नंबर 3 होने वाला है। उनके तहत हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया। मैं बोल देता हूँ लास्ट क्वेश्चन क्या था उसमें। लास्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये मैंने यहाँ तक लास्ट वीडियो में करा दिया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी किस राज्य को मिली है? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, असम। तो इसका आंसर है आपका हरियाणा। जान लेते हैं। यह घोषणा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की। मतलब कि क्या घोषणा की कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन हरियाणा में होगा। किसने बोला ये? खेल मंत्री किरण रिजिजू। आगे देखते हैं फिर। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पंचकुला में होगा। जो अगले साल टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं, जो अब की बार होने वाले थे लेकिन कोरोना महामारी की वजह से नहीं हुए, वो नेक्स्ट ईयर होंगे। तो उन खेलों के बाद में इनका आयोजन किया जाए। कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा की बात आई तो जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं। मतलब कि पुस्तक का नाम है, क्या नाम है? दोबारा बोलता हूँ। द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं। ऑप्शन एस जयशंकर, नितिन गडकरी, उर्जित पटेल या शक्तिकांत दास। तो इसके लेखक हैं एस जयशंकर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं हम। ये पुस्तक 7 सितंबर को रिलीज की जाएगी तथा इसका प्रकाशन हार्पर कौंसिल इंडिया ने किया है। इसमें इन्होंने 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट से लेकर 2020 की कोरोना महामारी तक की अवधि की चुनौती को उजागर किया है। मतलब कि 2008 में जो वैश्विक संकट आया था, वैश्विक वित्तीय संकट आया था, जब से लेकर अब तक यानी 2020 तक की जो चुनौती अवधि थी, इसमें जो चुनौती फेस की सभी देशों ने, उसको उजागर किया है। समझ आ गया होगा। एस जयशंकर कौन है? ये हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है नी। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस पर 27 जुलाई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा मौसम पूर्वानुमान हेतु लॉन्च किया गया ऐप है। कहने का मतलब है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 14वां स्थापना दिवस था 27 जुलाई 2020 को। इस स्थापना दिवस पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए एक ऐप लॉन्च किया। हमें उसका नाम बताना है। सिंपल मैं बताता हूँ, जिनको ऑलरेडी आता वीडियो पोस्ट करके खुद, पहले बात तो सभी लोग वही वीडियो को पोस्ट करके पहले खुद ट्राई करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर, इस ऐप का नाम है मौसम। अब जान लेते हैं ये मौसम ऐप किन किन ने मिलकर डिज़ाइन किया है। देखो, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और भारत मौसम विज्ञान विभाग, इन तीनों ने मिलकर इस ऐप को स्थापित किया है। किस ऐप को? मौसम ऐप को। इसका काम क्या होगा? ये मौसम पूर्वानुमान के बारे में हमको जानकारी देगा। ठीक है, फिर आगे जानते हैं। नेक्स्ट देखो, आगे आएगा हमारा जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात आई है तो जान लेते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है हमारे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन पृथ्वी विज्ञान मंत्री के साथ साथ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ठीक है, इनको ये मंत्रालय मिले हुए हैं। किनको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। क्लियर हो गया होगा। ठीक से नोट्स मेंटेन कर लेंगे, आपको सभी परीक्षाओं में काम देने वाले हैं। लेकिन मैं ट्राई करूंगा जो 16 अगस्त को आपकी BEO की परीक्षा होने वाली है, उससे पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे दूंगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है नी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीपली वीरा कोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश की हैं? किसने? श्रीपली वीरा कोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हमें बताना है किस देश के हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं, इंग्लैंड के हैं। तो मैं बता देता हूँ, बाकी लोग वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे। पहले
ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ठीक है। कौन? श्रीपली वीराकोडी। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2006 में डेब्यू किया था और श्रीलंका के लिए 89 एकदिवसीय और 58 T20 मैच खेले। सिंपल कहने का मतलब हुआ 2006 में इन्होंने मैच खेलने स्टार्ट किए थे और 89 एकदिवसीय और 58 T20 श्रीलंका की तरफ से खेले हैं। किसने? श्रीपली वीराकोडी ने। सिंपल ये क्लियर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। 2 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड का 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश की थीं? हमें सीधा बताना है। एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस देश की थीं? जापान, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी? तो ये आपकी जापान देश की रहने वाली थी। कौन? ओलिविया डी हैविलैंड, जो एक्ट्रेस जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में जान लेते हैं। पहली बार इन्होंने 13 मार्च 1946 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तहत फिल्म टू ईच हिज ओन के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। सिंपल कहने का मतलब पहली बार इन्हें टू ईच हिज ओन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। कब? 13 मार्च 1946 में, ठीक है। उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तहत। दूसरी बार 1949 में फिल्म द हियरेस्ट के लिए दिया गया, ठीक है। इनका जन्म 1 जुलाई 1916 को जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है। पिछले 6 साल से ये पेरिस में थी। पेरिस में इनका अपना घर है। पिछले 6 साल से ये वहीं पर थी और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई है। सिंपल कहने का मतलब है जो एक्ट्रेस हैं ओलिविया डी हैविलैंड, इनका जन्म जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था और हाल ही में इनकी मृत्यु कहाँ पे होगी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इन्हें 2 बार ऑस्कर पुरस्कार इन्होंने जीता है। किस किस फिल्म के लिए जीता वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो पोस्ट करके बढ़िया से नोट्स बनाएंगे। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में बदलाव किया है। किस नई तारीख को रखा? मतलब कि किस नई तारीख का ऐलान किया गया? सिंपल हमें ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अगस्त सितंबर 2023, सितंबर अक्टूबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 या नवंबर दिसंबर 2023। सिंपल मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आपका होने वाला है अक्टूबर नवंबर 2023। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पहले ये है फरवरी मार्च 2023 में होने वाला था। मतलब कि जो विश्व कप जिसका आयोजन अक्टूबर नवंबर 2023 में होना है, पहले फरवरी मार्च में होने वाला था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जो इसको मतलब कि इसकी तारीख में बदलाव कर दिया गया, जानते हैं। खबर के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए फरवरी मार्च में विंडो देने के लिए कहा है। ऐसी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए फरवरी मार्च में आईसीसी से समय मांगा है। तो जिसको ध्यान में रखते हो आईसीसी ने इसका टाइम फरवरी मार्च से हटाकर अक्टूबर नवंबर 2023 कर दिया। अब जानते हैं इनका आयोजन कहाँ पे होना। इनका जो आयोजन होना वो भारत में होना है 2023 के विश्व कप का। 2027 के विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है। और 2019 में जो पिछले विश्व कप का आयोजन हुआ था ये आपका इंग्लैंड और वेल्स में होता। सिंपल, ठीक है, सारा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम देखते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? हमें सिंपल बताना कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ताओं की सहायता के लिए केंद्रीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? हमें इसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बिस सर्विस, दूसरा ऑप्शन है बिस फंड, तीसरा ऑप्शन है बिस केयर, चौथा ऑप्शन है बिस स्मॉल। तो आपका इसका आंसर होने वाला है बिस केयर, यानी कि इस ऐप का नाम है बिस केयर। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। इस ऐप के द्वारा उपभोक्ता आईएसआई मार्क एवं हॉलमार्क उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच के साथ साथ अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये आईएसआई होता हमारा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और हॉलमार्क उत्पादों की प्रमाणिकता के साथ साथ जांच के साथ साथ अपनी शिकायतों को भी दर्ज करा सकते हैं इस ऐप का प्रयोग करते हुए। किस ऐप का? बिस केयर का, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं।
ये मैंने आपको बता दिया। जांच के साथ साथ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अब जान लेते हैं भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन हैं। तो इसके महानिदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी। रामविलास पासवान की बात आई है। ये कौन है हमारे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। सिंपल, ठीक है नहीं, समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम गवाए। तो कोई क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा हालो है आ ले मैंने ऊपर लिख दिया है, समझ में नहीं आए तो। हालो आर्चिया नामक बैक्टीरिया के कारण लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया। यह झील किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर आपका होने वाला है यह झील, यानी कि लोनार झील जो है कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका रंग पहले ही आसमानी होता था, लेकिन इसका रंग फिलहाल में गुलाबी हो गया है। वो हमें पता लगा है हालो आर्चिया नामक बैक्टीरिया से हुआ है। जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं उड़ीसा का जिक्र हुआ है। उड़ीसा में भी एक मुख्य झील है, कौन सी है बताएंगे आप लोग, चिल्का झील। मणिपुर का जिक्र हुआ है, तो जान लेते हैं मणिपुर में कौन सी झील है इंपॉर्टेंट, लोकटक झील। जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी झील है आपकी, वुलर झील। वो झीलें तो काफ़ी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं, लोनार झील की बात करते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र के मुंबई से 500 किलोमीटर दूर बुलढाणा जिले में स्थित खारे पानी की झील है। सिंपली कहने का मतलब ये हुआ, मुंबई से 500 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बुलढाणा, ठीक है, वहाँ पर ये झील स्थित है और ये एक खारे पानी की झील है। फिर आगे देखते हैं, इस झील का व्यास 1.85 किलोमीटर और गहराई 500 फीट है। इस झील का व्यास कितना है, इस झील का व्यास है 1.85 किलोमीटर और गहराई कितनी है, गहराई है 500 फीट। आगे देखते हैं, इस झील का निर्माण लगभग 50,000 वर्ष पहले एक उल्का पिंड जिसका वजन लगभग 10 लाख टन था के पृथ्वी के टकराने से हुआ था। सिंपली कहने का मतलब ये हुआ, आज से 50,000 वर्ष पूर्व एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। उसका वजन था लगभग 10 लाख किलोग्राम, सॉरी 10 लाख किलोग्राम नहीं, मैं गलत बोल के 10 लाख टन उसका वजन था लगभग। वो पृथ्वी से टकराया था, तो उस समय इस झील का निर्माण हुआ था, किसका, लोनार झील का। हालो आर्चिया ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है, ठीक है, ये जीवाणु गुलाबी रंग पैदा करता है और यह जीवाणु खारे पानी में पाया जाता है, ठीक है। देखो इसका आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। कोई क्वेश्चन पे मैं टिक लगाना भूल जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप वीडियो सुनेंगे तो मैं 2-3 बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मास्क ना पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम किस राज्य ने लागू किया। सिंपल, वह कौन, कहने का मतलब यह हुआ कि वह कौन सा राज्य है जिसने मास्क ना पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया और 2 साल की जेल का नियम लागू कर दिया। तो सिंपल इसका आंसर आपका झारखंड। ये राज्य कौन था, ये राज्य है झारखंड। जान लेते हैं इसके आगे। मास्क टिक कर देता हूँ। मास्क ना पहनने पर जुर्माने का नियम तो कई राज्यों में है, पर इतना बड़ा नियम कहीं नहीं है। मतलब कि ये नियम तो कई राज्यों ने लगा रखा, पर इतना बड़ा नहीं है कि 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 2 साल की कैद भी आपको हो सकती है। बहुत बड़ा नियम है ना ये। फिर आगे देखते हैं, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 200 से 500 रुपये और केरल सरकार ने अधिकतम 5,000 तक का जुर्माना तय किया हुआ है। सिंपली कहने का मतलब हुआ कि जुर्माना कई राज्यों ने लगा रखा मास्क ना पहनने पर इतना बड़ा जुर्माने का प्रावधान किसी भी राज्य में नहीं है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी 200 से 500 तक का और केरल सरकार ने भी 5,000 रुपये का अधिकतम, पर इतना बड़ा किसी भी राज्य में जुर्माने का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया। तो इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो गया हमारा, झारखंड। आशा करता हूँ ठीक से समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता। प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता। लीग 1 ने जीता, सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता, लिवरपूल ने जीता या वेल्स ने जीता, ठीक है।
तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये किसने जीता, ये जीता है आपका लिवरपूल ने। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। 30 सालों में लिवरपूल का यह पहला इंग्लिश खिताब है। ठीक है, 30 सालों में यह कैसा, ये पहला इंग्लिश खिताब है किसका, लिवरपूल का। फिर आगे जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण यह मैच एनफील्ड स्टेडियम में दर्शकों के बिना खेला गया। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि कोरोना महामारी के कारण यह मैच जो हुआ बिना दर्शकों के इसका आयोजन किया गया, विदाउट ऑडियंस। सिंपल, ठीक है, यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। इसका आंसर लिवरपूल हो गया है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए, देखते हैं भी। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि कुछ दोस्त जिनका, मेरे दोस्तों का BEO का एग्ज़ाम है, उनका मैं क्विक रिवीजन जहां तक पॉसिबल होगा करा देता हूं। आने वाले समय में मैं ऐसी श्रृंखला स्टार्ट करूंगा जिसमें कंप्लीट 2020 का आपको करंट प्रोवाइड करा जाएगा हर पार्ट्स में, चाहे कितने भी इसके वीडियोज़ बने मैं बनाऊँगा। सिंपली कहने का मतलब ये है, 2021 में देखो, 2021 में बहुत सी परीक्षाओं का आयोजन होने वाला है। तो 2021 में जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए 2020 का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि 2020 का आपको अलग से सीरीज चलाऊंगा। ये तो केवल BEO का रिवीजन के तहत मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, बिना बात करे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश को इस मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर दिया। दोबारा बोलता हूँ, फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश को इस मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर दिया। रूस, फ्रांस, जापान या इजराइल। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका फ्रांस। सिंपल कहने का मतलब है, आइए पहले इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट की डील की थी। कब की थी, 2016 में 36 राफेल फाइटर जेट की। ठीक है, इनमें से 5 राफेल 29 जुलाई को भारत आ गए हैं। इन 36 में से 30 फाइटर जेट्स हैं और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। 30 फाइटर जेट्स हैं और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब ये हो गया है, हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने राफेल पर एक मिसाइल है जिसका नाम है हैमर। ठीक है, हैमर, इस मिसाइल को लगाने के लिए फ्रांस को क्विक ऑर्डर दिया है कि जल्दी हमारे जो राफेल जेट हैं इन पर हैमर नामक मिसाइल भी लगाई जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 42। चीन ने अपना पहला मंगल मिशन जुलाई 2020 को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है। तियानवेन-1, तियानवेन-2, तियानवेन-3 या तियानवेन-4। तो दोस्तों इसका नाम है तियानवेन-1। ठीक है, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। देखो, मैंने हर क्वेश्चन में सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल कर लिया। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, आप इसको पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कवर नहीं होगा, बहुत कुछ आगे से पीछे तक का उससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। देखते हैं इसको। चीन ने इसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया। कहने का मतलब है, जो चीन का पहला मंगल मिशन है तियानवेन-1, इसका आंसर क्या है आपका, तियानवेन-1। इसको कहाँ से, किस रॉकेट से लॉन्च किया, जिस रॉकेट से लॉन्च किया उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। पूछ सकता है कि हाल ही में चीन ने अपना मंगल मिशन तियानवेन-1 लॉन्च किया, वह किस रॉकेट से लॉन्च किया। तो सिंपल, किससे लॉन्च किया, लॉन्ग मार्च 5, ये रॉकेट का नाम है। ठीक है, ऊपर वाले का आंसर था आपका फ्रांस। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर होगा। किसमें, तियानवेन-1 में एक तो आपका ऑर्बिटर होगा, एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा। ये क्या होते हैं, आइए आगे जानते हैं। 2021 तक इसके मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। यह माना जा रहा है कि यह तियानवेन-1 जो है, तियानवेन-1 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आप सोच होंगे इतना टाइम कहाँ रहेगा, कैसे क्या है, जानते हैं। देखो, करीब 3 महीने तक यह ऑर्बिटर मंगल ग्रह का चक्कर लगाएगा। करीब 3 महीने तक ऑर्बिटर मंगल ग्रह का चक्कर लगाएगा। बाद में इसमें से लैंडर
और रोवर निकलकर मंगल ग्रह पर उतरेंगे। बात समझ लीजिए आप। जो ऑर्बिटर है ये करीब 3 महीने तक तो मंगल ग्रह के कक्ष में ही घूमता रहेगा। फिर उसके बाद इसमें से लैंडर और रोवर निकलेंगे। फिर देखो निकल के क्या करेंगे जानते हैं। रोवर वहाँ के वातावरण, मिट्टी और चट्टानों पर रिसर्च कर डाटा भेजेगा। जो रोवर उपकरण होगा ये क्या कार्य करेगा, वहाँ के यानी मंगल ग्रह के वातावरण, मिट्टी और चट्टानों पर रिसर्च करेगा और जो चीन की स्पेस एजेंसी है उसको इसका डाटा भेजेगा रिसर्च करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले चीन ने 2011 में मंगल मिशन का प्रयास किया था लेकिन वह सफल नहीं रहा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब तक मात्र 4 स्पेस एजेंसी ऐसी हैं जो मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वे 4 एजेंसी कौन कौन सी हैं? अमेरिका की नासा है, रूस की रोसकोस्मोस है, भारत की इसरो है और यूरोप स्पेस एजेंसी है। सिंपल कहने का मतलब ऐसा है, पूरे विश्व में अभी तक केवल 4 स्पेस एजेंसी ऐसी हैं जो कि मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफल हुई हैं और उसमें से हमारा भारत देश भी शामिल है। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है नहीं। अब आगे देखते हैं। 5वें देश बनने की होड़ में यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात और चीन है। इन 4 के बाद 5वें देश बनने की होड़ में 2 देश हैं। कौन कौन से हैं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और चीन। देखो यूएई ने भी 20 जुलाई को अपना मंगल मिशन लॉन्च किया। कहने का मतलब है 20 जुलाई को तो यूएई ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया और 30 जुलाई को किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। दोनों ने लॉन्च कर दिए। अब जिसको भी पहले सफलता मिल जाएगी वही 5वां देश हो जाएगा। तो सिंपल कहने का मतलब है फिलहाल 2 देश इसकी होड़ में हैं। कौन कौन से? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड चीन। अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी व्याख्या आपको दे रहा हूँ, ठीक है नहीं। इससे बाहर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन रखने वाला नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये है हमारा भारतीय नेवी के युद्धपोतों और दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत ने पैसिव एक्सरसाइज नामक युद्ध अभ्यास किया। इस युद्धपोत का क्या नाम है? दोबारा बोलता हूँ। भारतीय नेवी के युद्धपोतों और दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत ने पैसिव एक्सरसाइज नामक युद्ध अभ्यास किया। इस युद्धपोत का क्या नाम है? यूएसआर निमित्त, यूएसएस निमित्त, अजय वॉरियर या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। इस युद्धपोत का नाम यूएसएस निमित्त है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत जिसका नाम यूएसएस निमित्त है, उसने और भारतीय युद्धपोतों ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया, एक नवल एक्सरसाइज की। ठीक है, उसका नाम है पैसिव एक्सरसाइज। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी युद्धपोतों का बेड़ा जब हिंद महासागर से गुजर रहा था तो इसमें यूएसएस निमित्त भी शामिल था। इस दौरान इंडिया और अमेरिकी नेवी ने मिलकर नवल एक्सरसाइज की, मतलब कि अरब महासागर से होते हुए अमेरिकी युद्धपोतों का बेड़ा गुजर रहा था। उसमें दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस निमित्त भी शामिल था। तो उस समय भारत के युद्धपोतों ने और यूएसएस निमित्त ने मिलकर नवल एक्सरसाइज को अंजाम दिया। ठीक है, अमेरिका ने यूएसएस निमित्त को हिंद महासागर में तैनात किया हुआ है। मतलब कि जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है अमेरिका के पास, जिसका नाम है यूएसएस निमित्त, उसको कहाँ तैनात किया हुआ अमेरिका ने? हिंद महासागर में। आगे देखते हैं। इससे पहले इसने दक्षिण चीन सागर में भी युद्ध अभ्यास किया था। मतलब कि इस पैसिव एक्सरसाइज से पहले इसने दक्षिण चीन सागर में भी एक युद्ध अभ्यास किया था। यह सब चीन को संदेश देने के लिए किया जा रहा है। आप लोग समझ होंगे चीन का कितना दिक्कत हो रखी है, सभी देश उसके एंटी होते चले जा रहे हैं। तो भारत से भी वो पंगा ले रहा था कुछ टाइम पहले। ठीक है, अभी भी शायद पूरी तरह से उसकी सेना पीछे नहीं हटी है। तो यह सब चीन को दिखाने के लिए किया है। अमेरिका और भारत की नौसेनाओं ने युद्ध अभ्यास जो किया है, तो इसका संदेश सीधा है कि अगर आप भारत पे हमला करते हैं तो हम भी भारत के साथ हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं और आगे अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन, जानते हैं इसके बारे में। देखो, भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? दोबारा पढ़ता हूँ, भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? हमें बताना इसका क्या नाम है। मेघ, मेघास्त्र, ध्रुव या ध्रुवास्त्र? चीटिंग नहीं करेंगे प्लीज़, पहले खुद ट्राई करेंगे। मैं तो बता ही रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे। तो इसका नाम है ध्रुवास्त्र। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ध्रुवास्त्र सेना के बेड़े में पहले से शामिल नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। सिंपली कहने का मतलब है भारतीय सेना में पहले से ही नाग मिसाइल तैनात है, उस वर्जन को अपग्रेड किया गया, मतलब कि और आधुनिक टेक्नोलॉजी से उसे अपग्रेड किया गया है और अपग्रेड करने के बाद उसका नाम रखा गया ध्रुवास्त्र। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर से हुआ। सिंपली कहने का मतलब इसका परीक्षण कहाँ से हुआ? ओडिशा के बालासोर से। यह उड़ान भरने के बाद अपने ऑपरेटर के पास पूरे इलाके के फ़ोटो भेजती रहती है, जिसके आधार पर दूसरी मिसाइल दागकर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। सिंपल, देखो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो ध्रुवास्त्र है इसका क्या कार्य होगा? ये उड़ान भरने के बाद अपने ऑपरेटर को, यानी जो इसको ऑपरेट कर रहा है उसको पूरे क्षेत्र के फ़ोटो भेजती रहेगी और उसी के आधार पे हमें पता लगता रहेगा कि कहाँ पे कैसी गतिविधियाँ हो रही हैं और हम दूसरी मिसाइल से उसी पॉइंट पर अटैक कर देंगे। ठीक है, इसका क्या कार्य होगा? अपने आसपास के क्षेत्र के सभी फ़ोटो भेजती रहेगी। बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। देखो, करंट अफेयर हटने से कभी याद नहीं होते हैं, उनको ठीक से इंटरेस्ट लेके पढ़ना होता। अच्छा, ये नाग थी पहले कहाँ? भारतीय सेना में शामिल थी। इसको अपग्रेड किया गया है और उस अपग्रेडेड वर्जन का नाम रख दिया गया है ध्रुवास्त्र। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? ओडिशा के बालासोर से। इस प्रकार से इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए पढ़ेंगे तभी जाके करंट बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 45। किस वजह से सरकार ने अमरनाथ यात्रा रोकने का फैसला लिया? ऑप्शन: भूकंप, आतंकवादी हमला, कोविड-19 या ये सभी। हमें बताना वह कौन सी वजह रही है जो इस साल सरकार ने अमरनाथ यात्रा रोकने का फैसला लिया है। तो देखो, इसका तो सिंपल आप समझ ही गए होंगे। अब की बार 2020 तो हमने नाम कर दिया है कोविड-19 कोरोना के। ठीक है, तो इसी कोविड-19 कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकने का फैसला लिया गया है। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। यह यात्रा यानी कि अमरनाथ यात्रा हर साल जून महीने में शुरू होती है। कब शुरू होती है? जून महीने में शुरू होती है। अप्रैल के पहले सप्ताह में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होती है, यानी अगर आपको अमरनाथ यात्रा में जाना है तो अप्रैल के पहले सप्ताह में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सिंपल, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। वर्ष 2000 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड बनाया गया, मतलब इससे संबंधित एक बोर्ड की स्थापना की गई, उसका नाम है अमरनाथ श्राइन बोर्ड। कब? 2000 में। मतलब कि जो इसकी सब देख रेख करता है, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं का जिम्मेदार बोर्ड है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अमरनाथ श्राइन बोर्ड। इस बोर्ड को कब बनाया गया? इस बोर्ड को बनाया गया वर्ष 2000 में से बनाया गया। आगे देखते हैं। इसके अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। देखो, जम्मू कश्मीर की बात आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नया केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके उपराज्यपाल की बात आई है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं, और हाल ही में परसों उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है और उनके स्थान पर नए उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। यह मैं आपको इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। पिछले साल अनुच्छेद 370 हटने की वजह से अमरनाथ यात्रा को बीच में ही बंद करना पड़ा था। अब की बार तो कोविड-19 की वजह से सारी ही अमरनाथ यात्रा बंद रही, और पिछली बार अनुच्छेद 370 हटने की वजह से अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। कहने का मतलब ये होगा। ठीक है नहीं? तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 46। ठीक है, जानते हैं। कोविड-19 की वजह से दूसरी बार इस साल दिसंबर में होने वाले नोबेल पुरस्कार समारोह को रद्द कर दिया गया है। पहले
कब किया गया था? सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, कोविड-19 की वजह से इस वर्ष जो आपके नोबेल पुरस्कार है वे नहीं दिए जाएंगे, इस आयोजन को रद्द कर दिया गया है। और ऐसा दूसरी बार हुआ है। हमको बताना है ऐसा पहले कब हुआ था, हमको ये बताना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जानते हैं, क्या 1956 में हुआ था, क्या 1966 में, 76 में, 86 में? आप वीडियो पोस्ट करके इसका आंसर को ट्राई करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो पहले ऐसा 1956 में हुआ था। भाई 1956 में हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रीज़न था उसके पीछे, जानते हैं। देखो, इससे पहले 1956 में हंगरी की क्रांति में हुए दमन के चलते रद्द किया गया था। मतलब कि हंगरी की क्रांति का दमन हुआ था, उसे दबाया गया था, मतलब कि उसका अंत कर दिया गया था। तो उसी के चलते क्या हुआ, 1956 में जो हमारे नोबेल पुरस्कार समारोह होते, इसका आयोजन नहीं हुआ था। और अब की बार 2020 में किसकी वजह से नहीं हुआ, कोरोना की वजह से नहीं हुआ। और यह दूसरा चांस है कि इन समारोह का आयोजन नहीं किया गया। नोबेल पुरस्कारों का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, ये पुरस्कार कहाँ पे दिए जाते हैं? एक पुरस्कार दिए जाते हैं आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में घोषणा हो जाती है और नवंबर दिसंबर में इनका वितरण हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझ आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। देखो, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको कहते हैं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब यानी कि NDTL, नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? अब देखो यहाँ पे वर्ड सस्पेंशन आया, जानेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। सिंपल, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? क्या 3 माह के लिए बढ़ाया है, क्या 6 माह के लिए, 9 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए? सिंपल, इसका आंसर है आपका 6 माह के लिए। देखो, इससे पहले वाली मैं टिक कर देता हूँ, कहीं आप सोचेंगे भैया भूल जाते हैं बार बार। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में काफ़ी बार रिपीट करता रहता हूँ, लेकिन इस बात को आप ध्यान से समझ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है ये, ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है नहीं? तो देखो, इसके बारे में आप जानते हैं। वाडा ने अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे नहीं होने के कारण पिछले वर्ष 23 अगस्त को NDTL पर 6 माह का प्रतिबंध लगाया था। सिंपली कहने का मतलब ये, वाडा जो हमारी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने NDTL पर अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे ना होने के कारण पिछली बार 23 अगस्त को 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया था, जो फरवरी में ख़त्म हो गया था, जो अब की बार फरवरी में ख़त्म हो गया था। परंतु NDTL के एक्सपर्ट ने सिफारिश की थी कि अभी कुछ कमियां हैं, जिस कारण प्रतिबंध को 6 माह के लिए और बढ़ा दिया, और अब यह प्रतिबंध 27 जुलाई से लागू हुआ है। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, अपने शब्दों में वैसे हम जाने तो वाडा ने अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे न होने के कारण पिछले वर्ष 23 अगस्त को NDTL पर 6 माह का प्रतिबंध लग गया, और वो प्रतिबंध फरवरी में पूरा हो गया। फरवरी में उसका टाइम पूरा हो गया। भाई टाइम पूरा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मानक जो थे वो हमारे NDTL ने पूरे कर लिए होंगे। लेकिन क्या हुआ, जब बाद में उसकी टीम उनकी जांच करने आई या जो भी रहा होगा, तो उसमें देखा गया कि वह मानक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए। फिर बीच में कोरोना महामारी की वजह से कुछ नहीं हो पाया था। तो अब इसको दोबारा से 17 जुलाई से फिर से 6 माह के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसको? NDTL यानी नेशनल डोप टेस्टिंग लैब। नेशनल डोप टेस्टिंग लैब, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये होते क्या है? सिंपली देखो भाई, ये हमारे एथलीट वगैरह जो होते हैं, बीच बीच में ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते रहते हैं, तो इन सब की जांच वाच का जिम्मा जो होता है वो वाडा पे होता है। वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो वाडा पे होता है, और हमारे राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हमारे इंडिया की ऐसी सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? वह है हमारी NDTL। दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ आया होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को विद फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये तो सोचना नहीं कि प्रत्येक वीडियो में 15, 16 या 17 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं और इतनी बड़ी वीडियो हो जा रही है, उससे मतलब नहीं है। हर एक क्वेश्चन में बहुत सा क्या, जितना संबंधित इम्पोर्टेंट डाटा होता है मैं आपको प्रोवाइड करता हुआ चल रहा हूँ। दोस्तों, समझ आया होगा आप लोगों को। जिन भी मेरे भाइयों को समझ आया वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और सभी ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि ये सीरीज़ हमारी इसी प्रकार आगे तक चलती रहे और उन भाई बहनों को जिन्हें करंट पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, उन्हें उनके पास तक इसे पहुँचाइए। इसी के साथ मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।